अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन दोस्तों के लिए जो स्पेन जर्मनी का कंपैरिजन करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। जैसे मैंने आज सुबह एक वीडियो अपलोड की थी तो एक भाई का बहुत अच्छा कमेंट आया था कि ये बात सही है कि स्पेन और जर्मनी इस वक्त महंगाई में बराबर हैं, लेकिन कमाई में दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। स्पेन मेरा मुल्क है, स्पेन के बारे में मैं कोई गलत बात या किस तरह की चीज़ करने का जो बात राइट पे हो वो आपको करनी चाहिए। ये नहीं कि मैं एक मुल्क को अच्छा कह रहा हूँ दूसरे को बुरा कह रहा हूँ। लेकिन अगर आप रियलिटी में देखें तो वाकई ये सच है कि जर्मनी और स्पेन महंगाई में इस वक्त इक्वल हैं, किराए एक जैसे हैं। अगर बिज़नेस भी आप कर रहे हैं तो जर्मनी के खर्चे और स्पेन के खर्चे जो है ना वो तकरीबन एक जैसे हैं, लेकिन आमदनी में फ़र्क आ जाता है। छोटी सी एग्जांपल है, आपके बच्चे अगर 18 साल प्लस हैं, 16-17 साल के भी हैं, इसो क्वात्रो उन्होंने कर लिया स्पेन में, तो उसके बाद जो फॉर्मेशन प्रोफेशनल करेंगे उनको उसमें 2-3 साल कोई पैसा नहीं मिलेगा। जर्मनी में अगर फॉर्मेशन प्रोफेशनल जो हॉस्पिटलों में आप जाएंगे तो आपके बच्चे को 800 यूरो से लेके 1000 यूरो तक 3 साल के लिए मिलेगा, प्लस एंड पे डिप्लोमा मिलेगा। और प्लस वीकेंड पे अगर वो चाहें तो अपना कोई बिज़नेस करना चाहें ऑनलाइन या अपनी कोई नेबन जॉब, जिसे हम यहाँ पे शॉर्ट जॉब कहते हैं, छोटी सी 4-5 घंटे की वीकेंड पे वो भी कर सकते हैं और 800-1000 यूरो वो वहाँ से ले सकते हैं। प्लस आपको पता है कि यहाँ पे फ़ी बच्चा 250-255 यूरो मिलते हैं 18 साल की उम्र तक। लेकिन अगर आपके बच्चे पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, अगर उन्हें हॉस्पिटल मिल गई है, कोर्सेज़ वगैरह मिल गए हैं, तो आगे उनको वो जो पैसे हैं वो उनके कोर्स ख़त्म होने तक, आपका बच्चा 18 साल का हो गया, उसने कोर्स शुरू कर लिया है, लेकिन अभी वो 3 साल और करेगा तो 3 साल तक वो पैसे मिलते रहेंगे। स्पेन में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। अब स्पेन में मैं अमेज़ोन का डिस्पैचर हूँ, हमारे ड्राइवर यहाँ पे 2100 यूरो तक तनख्वाह लेते हैं, गाड़ी भी हमारी कंपनी देती है, डीजल वगैरह भी सारी कॉस्ट उसमें ऐड है। लेकिन स्पेन में एक अमेज़ोन का ड्राइवर, मैंने मोबाइल की शॉप रखी है, वहाँ पे मेरे पास अमेज़ोन का लॉकर था, हब लॉकर हम जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे जितने भी हमारे ड्राइवर्स आते थे उनके साथ अगर हम बात करते थे कि आप कितने पैसे लेते हैं, कितनी ड्राइविंग क्या चार्जेस आप लेते हैं, तो 1300 से 1400 यूरो वहाँ पे लेते हैं। ऊबर वाला बंदा जो स्पेन में काम करता है, ऊबर का, मैं ऊबर ढूंढने की बात नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स की बात नहीं कर रहा, मैं 7 दिन वाले बंदे की बात नहीं कर रहा। जो बंदा 6 दिन डेली 8 घंटे का काम करे वो स्पेन में ऊबर मेरे ख्याल में 2000 से 2200 यूरो तक ले सकता है। जर्मनी में वही बंदा 3000 यूरो तक कमा सकता है अगर वो 6 दिन काम करे फुल शिफ्ट के साथ। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे किसी भी कंपनी में लगते हैं तो आपकी जो मिनिमम तनख्वाह है ना, जो आपके अकाउंट में आती है, अगर आप अकेले हैं तो तकरीबन 2100 यूरो तक आपको मिल ही जाता है। मैकडोनल्ड के जॉब की बात नहीं कर रहा, KFC बर्गर किंग की बात नहीं कर रहा, किसी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे आपको 1500-1600 यूरो मिलेगी। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप स्पेन में कंपेयर करें तो आप खुद जानते हैं कि वहाँ पे क्या चार्जेस हैं। सेम उसी तरह जितनी भी अर्निंग है वो जर्मनी में बहुत ज़्यादा है। जर्मनी में जॉब्स का मिलना, स्विच करना, आपके पास एक टाइम पे ऑप्शंस मौजूद होना। मैं अभी इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ अगर, और आने वाले कुछ दिनों में अगर मैं जॉब चेंज करना चाहूँ तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर अगर मैं प्लान कर लूँ ना, तो 1 हफ़्ते के अंदर अंदर मेरे पास ये पॉसिबिलिटी पैदा हो सकती है कि मैं नई कंपनी ज्वाइन कर लूँ। लेकिन स्पेन में ये वाले ऑप्शंस लेना, सोचना भी कि यार मैं ये नौकरी छोड़ के कोई नहीं करूँ, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें ज़हन में वाकई रखनी चाहिए कि GDP जो पर पर्सन है वो जर्मनी में बहुत हाई है, स्पेन में वो लो है। वो बात बहुत पुरानी हो गई है कि स्पेन में चीज़ें सस्ती थी। अब स्पेन में और जर्मनी में चीज़ें जो है ना, मकान जो हैं तकरीबन वो एक जैसे हैं। मैं अगर गाड़ी की इंश्योरेंस की बात करूं, सुबह भी मैंने अपने वीडियो में कहा था कि 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, बात हम कर रहे थे कि आप अगर कंपेयर करें ना यार, मकानों का किराया ले लें या किसी भी चीज़ का ले लें, या चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, या गाड़ी की अगर इंश्योरेंस यहाँ पे ज़्यादा है, साल का अगर 1000 यूरो आपको देना पड़ रहा है, तो आपकी कमाई भी फिर उसी हिसाब से, आपके बच्चों के पैसे भी आपको मिलते हैं। आगे से अगर वो तालीम जारी रखें तो आपको पता है कि जर्मनी वाहिद मुल्क है मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में कि अगर वो PhD लेवल तक या नासा के साइंटिस्ट लेवल तक भी जाना चाहें ना, तो यहाँ पर फ्री एजुकेशन है। बस आपको यहाँ की लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है, यहाँ के स्कूल्स के साथ आप कनेक्टेड होंगे। अब जो बच्चा 5वीं 6वीं में यहाँ पे आ जाता है ना, उसके लिए बहुत बड़ी ऑप्शंस हैं। और जो बच्चा
8वीं 9वीं में आएगा ना, उसके लिए लिमिटेड ऑप्शंस हो जाती हैं। ये एक अलग टॉपिक है, मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि यहाँ पे रियल शुले, हाउप्टशुले, आबिटूर ये चीज़ें क्या हैं, और आपके के अगर बच्चे स्पेन में एसो तरसेरो में या एसो प्रेमारियो में हैं तो उनको कभी भी मूव ना करें जब तक वो एसो क्वात्रो ना कर लें, क्योंकि जो एसो क्वात्रो का सर्टिफिकेट है ना वो यहाँ के रियल शुले के बराबर है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है और उसके बाद आपको ऑस्बिल्डिंग अच्छी मिल जाती है। तो ये मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन आपको करना था कि वाकई आप अगर मूव करते हैं किसी बड़े कंट्री में पासपोर्ट के साथ तो आपके पास जर्मनी में चीज़ें आसान हैं। लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड पे अगर आप मूव करते हैं, अकेले बंदे हैं, तो फिर आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ लॉन्ग टर्म परमानेंट कार्ड पे आते हैं तो चीज़ें बहुत मुश्किल और बहुत चैलेंजिंग हो सकता है, और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि पासपोर्ट लेके ही इस तरह के कंट्रीज़ में आया जाए। बाकी इंशाल्लाह फर्दर मैं एक नई वीडियो अपलोड करूँगा। एक दोस्त ने मुझे, भाई हैं अभी रिसेंट, उनका मैं कमेंट पढ़ रहा था, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हैं कि आप जर्मनी में क्यों गए, आप स्विट्ज़रलैंड क्यों नहीं गए। स्विट्ज़रलैंड में बहुत दफ़ा आ जा चुका हूँ, थोड़ा बहुत मुझे उसके मोहल्ले वकूँ का पता है, उसकी महंगाई का, लेकिन जॉब्स वहाँ पे जो पैसे मिलते हैं अगर आप कर रहे हैं तो वो यहाँ से जर्मनी से भी ज़्यादा हैं। सेम उसी तरह जैसे आप डेनमार्क में चले जाएं तो आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, फिर खर्चे भी, टैक्स भी, हर चीज़ उससे ज़्यादा है। ये बात वाकई अच्छी है कि अच्छे कंट्री का जहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस हों, एक जॉब ख़त्म हो तो दूसरी आपके पास ज़्यादा, आपको ये स्ट्रेस ना हो। जैसे कि स्पेन में ये होता है कि नौकरी मुक गई है, चलो जी पारो तो टुर चलो, तो पारो फिर 2 3 4 5 6 महीने जिन्नी है वे बाद में काम फिर वही लबना है 1200 1300 1400 यूरो का। तो आजकल का जो दौर है 1200-1300 यूरो तो मकान का किराया है। मेरे मकान का किराया जब मैं जर्मनी में रह रहा हूँ 1300 यूरो है। सविया सेंटर में मैं रहता रहा हूँ स्पेन में, 975 यूरो मैं किराया देता रहा हूँ, 4 कमरे का मकान था। तो चीज़ें फिर वही बात है कि वहाँ पे भी वैसी हैं, यहाँ पे भी ऐसी हैं, लेकिन कमाई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे ख्याल में जिस बंदे के पास पासपोर्ट है और वो अपना बिज़नेस नहीं कर रहा, अब बिज़नेस वाले बंदे स्पेन में कैसे पैसे बचाते हैं, फिर वही बात है कि कोई तनकीद नहीं थोड़े से कर रहा, लेकिन ये रियलिटी है कि डॉक्यूमेंट्स के बगैर बंदे वहाँ पे रख लेने हैं, या आलता यहाँ पे भी सम टाइम करते हैं बंदे कि गवर्नमेंट के कागज़ों में 4 घंटे शो करना है बंदे को, फुल टाइम काम करके तनख्वाह थोड़ी कम देनी है। और स्पेन में आप देखें कि रेस्टोरेंट पे, डोनर पे जितने लड़के लगे हुए हैं कागज़ों के बगैर, 600 400 500 यूरो ये तनख्वाह मिलती है 800 1000 यूरो जिन बंदों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं। लेकिन उससे क्या बनता है, तो जब इतनी सस्ती लेबर होगी तो फिर हर बंदा 10-10 डोनर डाल के बैठेगा। अब एक बंदा जो डोनर यहाँ पे जर्मनी में किसी बंदे का है, उसने एक बंदे को रखना है, तो वो बंदा उसे 3500 यूरो पर मंथ पड़ेगा, फिर जाके आप लीगल हर चीज़ को पूरा करेंगे। स्पेन में भी अगर आपने एक लीगल बंदा रखना है तो 2000 यूरो में पड़ता है, जो सारे का सारा आप टैक्स दें, उसको 8 घंटे का आलता दें, उसका सारा हर चीज़ करें तो 2000 से नीचे तो नहीं पड़ेगा। तो जो 2000 बंदे का देना पे जैनियन, तो वो चौधरी साहब कितों 10 डोनर पान दे, 10 डोनर तो तादी पे ने ना कि 3-3 4-4 बंदे कागजां तो बगैर ने, फिर अगू जो मसले मसाइल होंगे ने, वो हर बंदे की एक प्राइवेट लाइफ है, उसमें नहीं मैं घुसना चाहता, लेकिन रियलिटी ये है। मिलते हैं फिर, अभी थोड़ा बिजी हूँ इंशाल्लाह, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके जहन में आती हैं, आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा उस पर होते हैं, तो बेहतर है कि आप चाहते हैं कि आप उस पर रिप्लाई कर दें, तो दुआ में याद रखिएगा, मुझसे पूछते रहें, आपने जो भी पूछना है इंशाल्लाह आई विल डू माय बेस्ट टू रिप्लाई यू। अल्लाह हाफ़िज़।